ओके स्टूडेंट, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट क्या है, मींस टाइप्स ऑफ कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट एंड अदर एक्सपेंस। मैं आपको फर्स्ट डे ही बता चुका हूँ। कॉस्ट आप जानते ही हैं क्या है, टू एसर्टेन द कॉस्ट, है ना, और टू कैलकुलेट पर यूनिट कॉस्ट, पर जॉब, पर प्रोसेस। ठीक है, तो अब हम इसमें देखेंगे, हम एक एग्जांपल लेंगे। कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, चेयर, पेन, शर्ट, फ्रिज, साइकिल, स्कूटर और कार, और ए सर्विस, है ना। सर्विस आप जानते ही हो, टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट, बैंक, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, तो कॉस्ट क्या है, मटेरियल। मटेरियल क्या होता है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। लेबर इज ऑल्सो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। एक्सपेंस इज ऑल्सो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। जो इनडायरेक्ट है उसका रिलेशन है ओवरहेड्स। ओवरहेड्स क्या होते हैं, ओवरहेड्स इज ऑल्सो एक्सपेंस। ओवरहेड्स खर्चे ही होते हैं। ओवरहेड्स लाइक फैक्ट्री ओवरहेड्स, ऑफिस ओवरहेड्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। ठीक है, आई विल एक्सप्लेन वन बाय वन। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ और एलिमेंट ऑफ कॉस्ट हो गए मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंस। ठीक है, यानी मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट एंड अदर एक्सपेंस। ये देखिए, while rent of owner's building, interest of owner's capital are considered as deemed or nominal expenditure, as they are not actually incurred but are taken into cost of calculating cost of production. Cost has basically three elements: material cost, labor cost, other expense. Okay, beta. Now, first point is material cost. Sono, what do you mean by material, beta? What do you mean by material? सर रॉ मटेरियल जो प्रोडक्ट को बनाने में यूज होता है वो। ओके, ठीक है। मटेरियल मींस material may be defined as the item from which products are manufactured, है ना, और प्रोड्यूस। कोई भी रॉ मटेरियल जिससे हम आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं, जो भी टेंजिबल है ना, कुछ भी, वो आपका क्या है, मटेरियल। और मटेरियल कॉस्ट आपके, मटेरियल कॉस्ट क्या है, जब हम उसको बनाते हैं तो उसमें जो जो खर्चे आते हैं, जो उसकी लागत होती है, उस पे जो लेबर लगी, उस पे जो रॉ मटेरियल लगा, और भी अदर एक्सपेंस। ठीक है, अब हम बात करते हैं ओनली एंड ओनली मटेरियल कॉस्ट। नाउ लिसन, द मटेरियल कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ कमोडिटीज supplied to an undertaking. The material can be raw shape. देखो, रॉ शेप का मतलब रॉ मटेरियल है, और इन मैन्युफैक्चर्ड स्टेट। फॉर एग्जांपल, कॉटन इज ए रॉ मटेरियल फॉर यार्न फैक्ट्री। समझ गए, कॉटन क्या है, एक रॉ मटेरियल है यार्न फैक्ट्री के लिए। वाइल क्लोथ इज रॉ मटेरियल फॉर रेडीमेड गारमेंट फैक्ट्री। तो गारमेंट फैक्ट्री के लिए रॉ मटेरियल क्या है, क्लोथ। मटेरियल में भी डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल। मटेरियल आपको पता चल गया कि रॉ मटेरियल क्या है और आउटपुट क्या है। रॉ मटेरियल एक रेडीमेड गारमेंट्स के लिए क्या हो सकता है, क्लॉथ। एक यार्न फैक्ट्री के लिए क्या रॉ मटेरियल हो सकता है, कॉटन। अब हम बात करते हैं डायरेक्ट मटेरियल। देखो, डायरेक्ट मटेरियल क्या है, जो उस सेम नेचर के आइटम को कोई साइज और शेप में कन्वर्ट कर रहे हैं। देखो, जैसे वुड इन फर्नीचर, क्लोथ इन ड्रेस,
प्लास्टिक इन पेन, पेपर इन बुक, ब्रिक्स इन द हाउस। क्या समझे इससे? ये डायरेक्ट कैसे हुआ सोनम? लाइक वुड इन फर्नीचर। वुड से क्या बना रहे हैं? फर्नीचर जो डायरेक्टली यूज हो रहा है उस चीज में। जैसे क्लोथ एंड ड्रेस, भाई कपड़ों से ही सीधी सी बात है, कोई यूनिफॉर्म है बच्चा, है ना, कोई अदर मटेरियल की तो है ही नहीं ड्रेस, है ना। प्लास्टिक इन पेन, पेपर इन बुक, पेपर बुक के लिए पेपर यूज होता है। ब्रिक्स इन द हाउस, ईंटों से क्या बनाते हैं? हाउस। यानी ये डायरेक्ट हुआ नहीं हुआ, यानी जो नेचर ऑफ प्रोडक्ट है वो उस सेम साइज शेप में कन्वर्ट हो रहा है एफजी में। वुड इन फर्नीचर, जैसे लेदर इन द शूज। लेदर का हम मैक्सिमम यूज किस में करते हैं? करते तो और में भी है, लेकिन हम लेदर से भी शूज बनाते हैं, लकड़ी से भी फर्नीचर बनाते हैं, क्लोथ ड्रेस में भी काम आता है, प्लास्टिक के पेन भी बनते हैं, पेपर से बुक भी बनती है और ब्रिक से हाउस भी बनता है। Direct material are those material which are either specially purchased for the production of product or which are visible in the final product or which can be easily identify in the finished product as leather in the shoes। क्या समझे? Direct material are those material which are either specially purchased for the production of a product, यानी वो किस लिए परचेज किया गया है? जो प्रोडक्शन हो रही है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमने उसको परचेज किया, उस प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो क्या है? दिस इज विजिबल और विच आर विजिबल इन द फाइनल प्रोडक्ट, और जो इजीली आइडेंटिफाई हो रहा है। अगर हम शूज बना रहे हैं तो हमने क्या खरीदा? लेदर। अगर हम फर्नीचर बना रहे हैं तो हमने वुड खरीदी। ड्रेस बना रहे हैं तो क्लोथ परचेज किया। पेन कन्वर्ट कर रहे हैं तो प्लास्टिक परचेज करी। बुक कन्वर्ट कर रहे हैं तो पेन लिया, पेपर लिया। हाउस बना रहे हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो ब्रिक्स परचेज करी। दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट मटेरियल। ईट से हम कोई व्हीकल तो नहीं बना रहे। यस संदीप, ईटों से हम कोई व्हीकल तो नहीं बना रहे ना। ईट से क्या बन सकता है एक्चुअल में? एक घर। बिल्डिंग, एक घर ही बनेगा। अगर हम 90% ऑब्जर्व करें तो बेटा यही बनता है ना। यस सर। हाँ ठीक है ना। जो भी जिस नेचर का रॉ मटेरियल है उसी नेचर के रॉ मटेरियल से उसी सेम डायरेक्शन में उसको कन्वर्ट करना एफजी में, है ना। दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट मटेरियल। जिस पर्पस से लिया गया है उसी पर्पस से हमने उसको यूज किया। दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट मटेरियल। नाउ इनडायरेक्ट मटेरियल। देखिए आपको मैं पहले एग्जांपल देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। थ्रेड इन ड्रेस इनडायरेक्ट मटेरियल हुआ। गम इन काइट, काइट बनी किससे है सोनम बेटा? पेपर से। यस सर। लेकिन इनडायरेक्ट क्या है इसमें? गम दिख रहा सामने यस। आपको पिक्चर, आपको ये दिख रहा पॉइंट जहां पे मेरे लैपटॉप का कर्सर और एरो दिख रहा है? यस रिप्लाई सर। नहीं। हाँ देखिए, इनडायरेक्ट का मतलब आप एग्जांपल देखिए। थ्रेड इन ड्रेस, जबकि ड्रेस क्लोथ से ड्रेस कन्वर्ट करते हैं वो तो डायरेक्ट है, लेकिन जो इसमें थ्रेड यूज हो रहा है वो क्या है? इनडायरेक्ट। गम जो यूज हो रही है, या ग्लू स्टिक कह लो या फेविक्विक कह लो, और नेल्स इन द शू मेकिंग। अब आप ध्यान से देखिए, these material do not form part of product, जो उस प्रोडक्ट का पार्ट नहीं है। these material do not form part of product। indirect material is not visible in the final product as lubricant in machine। दिखाई देता आपको बाहर से? नहीं दिखेगा, है ना। lubricant in machine, adhesive in the furniture making, glue in book binding, एटसेट्रा। ये चीजें दिखाई नहीं देती ना, है ना। बुक बाइंडिंग में आप ध्यान से देखेंगे आपको ग्लू कहीं दिखाई नहीं देगी।
धागा बहुत कम रेयरली दिखता है किसी भी ड्रेस के अंदर, बहुत कम। और डायरेक्ट क्या होता है यहाँ पे, जैसे वुड टू फर्नीचर, लेदर टू शूज, ब्रिक्स इन हाउस। समझ गई ना बेटा, जो उसका पार्ट नहीं है। These material do not form part of the product. Indirect material is not visible in the final product as lubricant in machine. क्या आपको lubricant, oil और आपका क्या होती है ग्रीस टाइप देखते होंगे, क्या वो दिखाई देती है आपको? नहीं दिखाई देती, बट फिर भी हम उसको यूज कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट मटेरियल। ग्लू इन बुक बाइंडिंग, है ना, कहीं दिखाई नहीं देती ना, बुक आपको दिख रही है बस, हाँ पेस्ट है, चिपकी हुई है, बट अच्छे से दिखाई नहीं देगी। Or the cost of these material is so small in the final product that is not easy to calculate the cost of these per unit of product as thread in dress, gum in kite, etc etc. This is called indirect material. सिमरिक जल्दी से बताओ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में डिफरेंस क्या है? सिमरिक हाँ बोलो बच्चा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में इशू क्या है? सर इनडायरेक्ट में तो मटेरियल फॉर्म नहीं होते पार्ट ऑफ प्रोडक्ट में, इनडायरेक्ट हो गया। जी जी बिल्कुल और सर ठीक है। डायरेक्ट में वो उसका पार्ट है। उसका पार्ट है। जी जी, जैसे आप मशीन्स कोई रिपेयर मेंटेनेंस करते हैं तो ऑयल, लुब्रिकेंट, ग्रीस, ये जरूरत तो है उसकी, बट उसका पार्ट नहीं है, है ना। पार्ट क्या है उसका? जैसे वुड इन फर्नीचर, क्लोथ इन ड्रेस, वो है उसका पार्ट, है ना। पेपर इन बुक, ग्लू स्टिक यूज तो हो रही है बुक में, बट वो हमें दिखाई नहीं दे रही, इनविजिबल है। लेकिन हमारे लिए क्या है, वो इनडायरेक्ट मटेरियल। ठीक है, तो बच्चा ये मीनिंग हुआ सिंपल, डायरेक्ट मटेरियल एंड इनडायरेक्ट मटेरियल। अब आगे, वेरी गुड सिमरिक, वेरी गुड बेटा। आगे है लेबर कॉस्ट। लेबर आप जानते ही हैं कौन होता है। लेबर भी टू टाइप की होती है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। लेबर क्या है? लेबर वो एम्प्लॉय है, वो ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट है लेबर वो ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है जो एक्चुअल में किसी भी रॉ मटेरियल को एफजी में कन्वर्ट करता है। तो लेबर डायरेक्ट हुई या स्टोर कीपर डायरेक्ट हुआ? सोनम, डायरेक्ट किसको कहेंगे बच्चा? सर लेबर को। यस, क्या आप स्टोर कीपर को डायरेक्ट वो कह सकते हो डायरेक्ट लेबर? नहीं सर, वो इनडायरेक्ट है, वो सेल करेगा बस प्रोडक्ट। स्टोर कीपर यस, व्हाट, बिल्कुल हाँ, स्टोर करेगा। चौकीदार, इलेक्ट्रीशियन, वॉचमैन, है ना, बिल्कुल। देखिए बच्चा, डायरेक्ट, बिल्कुल वेरी गुड बेटा। डायरेक्ट लेबर वो है जो एक्चुअल में किसी भी प्रोडक्ट को रॉ मटेरियल से एफजी में कन्वर्ट कर रहा है, जो प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, वो है डायरेक्ट लेबर। बट इनडायरेक्ट कौन सी हुई? जो एक ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट तो है बट प्रोडक्ट नहीं बना रहे। वॉचमैन, क्लीनर, गार्डनर, चौकीदार, इलेक्ट्रीशियन, एटसेट्रा एटसेट्रा। क्या ये प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं? क्या ये इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट कर रहे हैं? नहीं कर रहे ना। इनपुट को आउटपुट में कौन कन्वर्ट कर रहा है? लेबर, वर्कर, है ना। तो वो है डायरेक्ट लेबर जो डायरेक्टली इन्वॉल्व है। दोज लेबर आर डायरेक्टली एंगेज और इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन, वो तो है डायरेक्ट। और जो उसके अलावा है वो है बाकी इनडायरेक्ट। सिंपल। अब सुन लीजिए, लेबर कॉस्ट क्या है? द कॉस्ट ऑफ रेम्यूनरेशन, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ रेम्यूनरेशन। देखिए कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमें नेसेसरी करनी ही पड़ती हैं, खर्चे जिन पे कॉस्ट आती है। क्या हो सकती है वो? वेजेस, सैलरीज, बोनस, कमीशन ऑफ द एम्प्लॉय ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये सारी चीजें एक ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। बोनस, कमीशन, सैलरीज, वेजेस,
ठीक है, अब हम बात करेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, बड़े ध्यान से सुनना। डायरेक्ट लेबर इज द लेबर विच इज पर्सनली एंगेज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, रनिंग ऑफ मशीन, जॉब और प्रोसेस और द प्रोडक्शन ऑपरेशन। ठीक है, all wages which are conventionally specially related to a specific job, specific process, specific product are called direct labor. It is also known as direct wages. Direct labor कौन सी हो सकती है? Like process labor, operating labor, productive labor. Direct labor can be easily assigned to a specific physical unit. क्या हो सकती है डायरेक्ट लेबर? मींस which is personally engaged in the production of goods, जो प्रोडक्शन लाइन में इन्वॉल्व है, जो किसी प्रोडक्ट को आउटपुट में कन्वर्ट कर रही है। लेबर एंगेज्ड ऑन द एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट, लेबर एंगेज्ड इन कैरिंग आउट ऑफ ए जॉब, प्रोसेस और ऑपरेशन इन ए फैक्ट्री। Labor help in a production by way of tool setting, repair, transportation of material and supervision, etc., etc. डायरेक्ट लेबर सिंपली वो है जो प्रोडक्शन लाइन में इन्वॉल्व है, जो किसी मटेरियल को साइज और शेप में कन्वर्ट कर रहा है, वो आपका डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट वर्कर होगा। ठीक है जी। इनडायरेक्ट लेबर मैंने आपको पहले ही बता दिया, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू। दोज आर नॉट डायरेक्टली एंगेज्ड इन द प्रोडक्शन, जो मशीन्स और प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं है। अदर देन कुछ भी हो सकता है बच्चा, चाहे वो गार्डनर है, स्वीपर है, क्लीनर है, इलेक्ट्रीशियन है, कुछ भी है। वेट ए मिनट। इनडायरेक्ट लेबर है those worker who are not directly engaged in the production or running the machines. Beta mute yourself. Those workers who are not directly engaged in the production or running the machines but providing services or help to those who are operating the machines as storekeeper, inspector, वॉचमैन, ये रहा, ध्यान से देखिए, क्लीनर, वाटरमैन, चौकीदार, इलेक्ट्रीशियन, रिपेयर और मेंटेनेंस वर्कर्स। इट मींस ये कोई भी पर्सन प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं है, और जो प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं है वो क्या कहलाएगा? इनडायरेक्ट लेबर, बट सैलरी वेजेस इनको भी मिलेगी। इनडायरेक्ट लेबर में भी क्या हो सकती है? फैक्ट्री में हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन में हो सकता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। This is called indirect labor. बेटा क्लियर है सभी को? सोनम एंड ऑल ऑफ यू? यस सर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा जी, कोई डाउट हो तो पूछिए, नहीं तो मैं नेक्स्ट टॉपिक करा रहा हूँ विद इन 1 मिनट में। इसी का लास्ट पॉइंट, अदर एक्सपेंस।
अब कुछ ऐसे एक्सपेंस होंगे जो पर्टिकुलर उस प्रोडक्ट से रिलेटेड होंगे, जो पर्टिकुलर एक्सपेंस उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड है वो तो डायरेक्ट होंगे, और जो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं जैसे ग्लू इन काइट है ना, मैंने बता दिया, आपने भी देखा था, थ्रेड इन ड्रेस है ना, जो कई बार इनविजिबल होते हैं वो सब क्या होंगे, इनडायरेक्ट होंगे। तो अदर एक्सपेंस क्या है, द एक्सपेंस आर इनकर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग ए प्रोडक्ट और प्रोवाइडिंग ए सर्विस इन एडिशन टू मटेरियल एंड वेजेस एज रेंट ऑफ फैक्ट्री, इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन, टेलीफोन बिल, ये सारे अदर एक्सपेंस है ना। रेंट ऑफ फैक्ट्री, रेंट पे आपने फैक्ट्री या बिल्डिंग ले रखी है, इंश्योरेंस भी ऑलरेडी नेसेसरी है, डेप्रिसिएशन आप जानते ही हो, ईच एंड एवरी ईयर योर वैल्यू डिक्रीज ईयर बाय ईयर है ना, टेलीफोन ऑल्सो है ना, हर मंथ आपको बिल पे करना पड़ता है, ऑल दीज आर अदर एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस क्या है, the cost of service provided to an undertaking and the notional cost of use of owner's assets. Expense are two types, direct and indirect. Direct सुन लीजिए, direct expense or chargeable expense are those expense which are directly identified with a particular job, process, product or operation. These are specially incurred for a job and directly allocated to the job for which incurred. Direct expense are also known as process expense, productive expense or prime cost expense. These example of direct expense कौन-कौन से हैं? Cost of special molds, design, pattern of specific job. आप किसी भी डिजाइन को मोल्ड करते हैं, मेल्ट करते हैं, साइज शेप में कन्वर्ट करते हैं, उसके ऊपर जो खर्चा आता है विद द हेल्प ऑफ मशीन्स, डाई है ना, होती है ना, रॉयल्टी पेड टू लेसर फॉर ए पर्टिकुलर लीज कॉन्ट्रैक्ट, आप रॉयल्टी पे करते हैं। कॉस्ट ऑफ पेटेंट ऑफ ए प्रोडक्ट, जब भी आप कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं तो आप उनका जानते हो, उनका पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क कराते हैं ताकि कोई दूसरा कॉपी ना करे, आपके नाम को सेल ना करे, एटसेट्रा एटसेट्रा, आपके नाम को यूज ना करे। Cost of opening a machine on a particular job, ठीक है। Higher charges of special plant, research and experimental related to specific work order, यानी आप भी जानते हो जब भी कोई आप फर्स्ट टाइम कोई भी प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट, टेस्ट एंड ट्रायल, ये फर्स्ट टाइम आपका खर्चा ही है। दिस इज ऑल आर डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, अब आपका आएगा नेक्स्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या है? Indirect expense are those which cannot be identified with a specific job, order or process, but which is common, and these are appointed to all job on some appropriate basis. Indirect expense cannot be directly. Indirect expense क्या है? Cannot be directly and conventionally allocated and incurred for a specific cost of unit. Indirect like a factory rent, insurance of factory. Indirect expense क्या होगा? Overhead minus indirect material plus indirect labor. Please write down. आप लिख भी लो बेटा। Indirect expense कौन कौन से हैं? Factory expense, office expense, selling and distribution expense, all these are indirect expense. आप इनमें से माइनस करेंगे indirect material and indirect labor को, तो वो आपका निकल के आएगा
इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ओवरहेड्स भी क्या है आपका? कॉस्ट ऑफ बर्डन। ओवरहेड्स भी आपका क्या है? एक्सपेंस। ठीक है। फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड में क्या आ सकते हैं आपके? फैक्ट्री टेलीफोन चार्ज, फैक्ट्री रिपेयर एंड मेंटेनेंस, रेंट, टैक्सेस ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग, सैलरी टू फैक्ट्री मैनेजर, पावर एंड फ्यूल एक्सपेंस, सैलरीज एंड फीस ऑफ फैक्ट्री डायरेक्टर्स, है ना, क्लियरिंग चार्जिंग इन फैक्ट्रीज, है ना, क्लीनिंग चार्ज, सॉरी क्लीनिंग चार्ज, वर्कर्स कैंटीन वेलफेयर एक्सपेंस, etc etc, all these are expense of factory overhead, है ना। ऑफिस ओवरहेड कौन से हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल्स ऑफिस ओवरहेड्स में इंक्लूड है आपका ऑफिस सैलरीज, ऑफिस क्लीनिंग चार्ज, ऑफिस रेंट, लीगल चार्जेस, लाइटिंग चार्जेस, प्रिंटिंग स्टेशनरी पोस्टेज चार्जेस, फैक्स चार्जेस, मोबाइल चार्जेस, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सारे चार्ज आपके क्या हो सकते हैं? ऑफिस ओवरहेड्स हो सकते हैं। लास्ट है आपका इसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में आपका क्या आता है? इट इज रिलेटेड टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें आएगा आपका ट्रैवलिंग एक्सपेंस ओवरहेड, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, ठीक है, एक्सपेंस ऑफ कैटलॉग, डिलीवरी वैन एक्सपेंस, सैलरी, कमीशन एंड वेजेस ऑफ डिलीवरी वैन एक्सपेंस, रेंट और टैक्सेस ऑफ गोडाउन, वेयरहाउस, आफ्टर सेल सर्विसेज एक्सपेंस, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, collection charges expense, repair and maintenance of delivery van, depreciation of warehouse, printing and stationery charges, etc etc। ये तो सब कॉमन है, ठीक है बेटा। तो ये आपके क्या हैं? ओवरहेड्स हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स, ऑफिस ओवरहेड्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। डायरेक्ट जो डायरेक्ट इन्वॉल्व होता है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से, और इनडायरेक्ट जो पार्ट तो है बट उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बेटा समझ में आया? मैं दोबारा से किसी चीज को रिपीट करूं? दीपांशु, संदीप, अंशु, अंशु एक बार अनम्यूट करो आप। अंशु अनम्यूट योरसेल्फ। अंशु बेटा एक बार अनम्यूट करो आप अपने आप को, अनम्यूट योरसेल्फ। अंशु अनम्यूट योरसेल्फ। I will repeat 2 to 3 times. बेटा पर्सनली मैं आपसे इवनिंग में कॉल करूंगा और आपके पेरेंट्स से बात करूंगा। नॉट ए सिंगल टाइम यू रिप्लाई मी। आप कभी रिप्लाई नहीं करते मुझे। आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन। ऐसा नहीं है कि हमेशा ही नेटवर्क प्रॉब्लम होगी, सॉरी। ओके, आई एम टेकिंग योर अटेंडेंस। स्पेशली जो मुझे रिप्लाई नहीं करेगा मैं उसके पेरेंट्स के पास कॉल करूंगा। ऐसा नहीं है कि हमेशा ही मैं बोलूं और आप कहो कि नेटवर्क प्रॉब्लम। आई एम नॉट सेटिस्फाइड। और कहाँ पे मिस्टर शुभम? अभी आया था शुभम। क्या टाइमिंग है? ओनली 2 मिनट इज रिमेनिंग, देन यू लॉग इन, देन यू ज्वाइन। व्हाई? यस, अनम्यूट योरसेल्फ शुभम। सिर्फ 2 मिनट पहले ज्वाइन किया आपने। कल ये लास्ट था। कोई भी स्टूडेंट अगर ऐसे करेगा तो मैं इसको ज्वाइन नहीं कराऊंगा। और अंशु, मैं आपके पेरेंट्स से इवनिंग में बात करने वाला हूं और आपसे भी। और जो स्टूडेंट एब्सेंट चल रहे हैं मैं आज उनका नाम डालूंगा व्हाट्सएप ग्रुप पे और उनके पेरेंट्स से बात करूंगा।
बेटा ये बताओ कि आप घर पे हैं तो कोई ये थोड़ी नहीं आप कहीं बिजी होंगे, किस लिए बैठे हो घर पे? स्टडी के लिए ही तो बैठे हो। उसमें भी आप में से 50% भी स्ट्रेंथ नहीं है और लास्ट में क्या रहेगा कि सर समझ में ही नहीं आया, सर ये हो गया, सर वो हो गया। चलिए क्लास इज ओवर, यू कैन लीव द मीटिंग।